नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे फतेहपति शाह के बारे में। हमने कल पृथ्वीपति शाह के बारे में जाना, किस तरह से उनका पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष रहा, कितने युद्ध जीते और दोस्तों उन्होंने किस तरह से एक दुश्मन के बेटे की रक्षा के लिए अपनों से ही मतलब दुश्मनी ले ली। उन्होंने अपनों की परवाह नहीं करी, अपने शासनकाल की परवाह नहीं करी, अपनी राजगद्दी की परवाह नहीं करी और उन्होंने पूरा तरीके से समर्पित हो गए एक दुश्मन के बेटे की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो हमने कल उनके बारे में पढ़ा, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ा। आज हम उन्हीं के जो नाती पोता जो भी है फतेहपति शाह, उनके पुत्र का पुत्र, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जब जब उनके शासनकाल में अराजकता फैल गई और विद्रोह हो गया और जब जनता ने विद्रोह कर दिया, तब अपने जीते जी इन्होंने फतेहपति शाह को राजगद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है दोस्तों, और संरक्षण वो स्वयं संभाला, उन्होंने संरक्षण स्वयं को संभाला। कुछ समय के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, तब जो शासन की बागडोर थी वो महारानी कटौची के हाथ में आ गई थी, जो कि कांगड़ा राजा की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब कटौची, महारानी कटौची के हाथ में जब शासन की बागडोर आ गई थी, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक अस्थिरता तो आनी ही आनी थी। और ऐसा ही हुआ कि अब क्या था, राजनैतिक अस्थिरता आ गई। ठीक है दोस्तों, जब राजनैतिक अस्थिरता आ गई तो इसका फ़ायदा तो पड़ोसी राज्य उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, यह है गढ़वाल राज्य। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था दोस्तों, फतेहपति शाह का शासनकाल चल रहा है। यहाँ फतेहपति शाह का शासनकाल चल रहा है, साथ में बाज जो कुमाऊँ है, कुमाऊँ में बाज बहादुर चंद हैं। कुमाऊँ में इनका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक रहा। तो इनके जो समकालीन राजा थे वो बाज बहादुर चंद भी रहे, उद्योग चंद भी रहे और जगत चंद भी रहे और साथ में ज्ञानचंद भी रहे। ठीक है, ज्ञानचंद द्वितीय, ये 4 राजा इनके समकालीन रहे। ठीक है, इधर दिल्ली में इनके औरंगजेब रहे। ठीक है, औरंगजेब। दोस्तों, सिरमौर राज्य एक हुआ करता था, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य बोलते हैं। तो सिरमौर राज्य हुआ करता था। तो सिरमौर राज्य के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था रुद्र प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर रुद्र प्रकाश थे। ठीक है दोस्तों, इधर दामा का जो दामा राज्य है, दामा राज्य था। अब चारों तरफ सब शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, कुमाऊँ में इनके शासनकाल में बाज बहादुर चंद था, उदयोत चंद था, जगत चंद था और ज्ञानचंद था। इधर दामा राज्य भी अपनी ताक में था और इधर औरंगजेब जो है इतना शक्तिशाली राजा था। ठीक है, और इधर रुद्र प्रकाश था। अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो था वो रुद्र प्रकाश ने उठाया। ठीक है दोस्तों, और रुद्र प्रकाश ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद दोस्तों आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद रुद्र प्रकाश ने कुछ इतना हिस्सा जो है गढ़वाल का दबा लिया। ठीक है, जिसे कि बैराटगढ़ का हिस्सा बोलते हैं, बैराटगढ़ जगह बोलते हैं। ठीक है, बैराटगढ़, तो बैराटगढ़ का कुछ हिस्सा जो था वो दबा लिया। दोस्तों, कुछ समय के बाद फतेहपति शाह जो थे उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार करी और सेना तैयार करने के बाद उन्होंने आक्रमण बोल दिया, किस पर, सिरमौर पर। ठीक है, अब सिरमौर पर आक्रमण बोल दिया और उन्होंने सिरमौर को जो है जीत लिया और बैराटगढ़ को वापस ले आए और बैराटगढ़ को उन्होंने कुमाऊँ की और गढ़वाल की सीमा निर्धारित कर दी। ठीक है दोस्तों, क्या कर दी, गढ़वाल की और बैराटगढ़ को गढ़वाल और कुमाऊँ की सीमा निर्धारित कर दी। ठीक है दोस्तों, लेकिन रुद्र प्रकाश अभी भी नहीं माना, वो लगातार युद्ध करता ही रहा। ठीक है, लगातार उसके युद्ध छिड़ते रहे, वो लगातार कुछ ना कुछ करता ही रहा। अब दोस्तों क्या हुआ, अब फतेह शाह पति को गुस्सा आ गया। फतेह शाह पति गए और सीधे राजा को ही उठा के ले आए। ठीक है, राजा को उठा के ले आए
और राजा को उठा के लाके उन्होंने राजा को 3000 कर वाला राजा बना दिया। मतलब वो 3000 कर जो है किसको देगा? फतेहपति शाह को देगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? अब ये जो राजा है रुद्र प्रकाश अभी भी चैन से थोड़ा बैठेगा, अभी भी ये चैन से नहीं बैठा। यहाँ पर सिरमौर राज्य है, सिरमौर राज्य के ऊपर कांगड़ा राज्य है और कांगड़ा राज्य के ऊपर यहाँ पर पंजाब राज्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रुद्र प्रकाश ने जो है मदद मांगी पंजाब के राजा से। उस समय पंजाब में गुरु गोविंद सिंह का शासनकाल चल रहा था, उस समय गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी मदद की और गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका युद्ध हुआ, जिसे भंगाड़ी का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है। भंगाड़ी का जो युद्ध हुआ था वो 18 सितंबर 1688 को भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, काय का वो युद्ध हुआ था? भंगाड़ी का। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भंगाड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो भंगाड़ी का युद्ध जो था गुरु गोविंद सिंह और 10 पहाड़ी राजाओं के साथ हुआ था। उन 10 पहाड़ी राजाओं में नेतृत्व कर रहे थे फतेहपति शाह। ठीक है, जो फतेहपति शाह थे वो नेतृत्व कर रहे थे और इनका युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह के साथ, भंगाड़ी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, और हुआ था 18 सितंबर 1688 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो ये युद्ध हुआ था ये मतलब कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह के और फतेहपति शाह के बहुत अच्छे मित्रता वाले संबंध थे। तो युद्ध कैसे हुआ? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बिलासपुर का कोई राजा हुआ करता था, तो बिलासपुर के राजा से इसकी बहुत जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह की बहुत ही कट्टर दुश्मनी थी। लेकिन बिलासपुर के जो राजा थे उनके बेटे से फतेहपति शाह की बेटी की शादी होने वाली थी। ठीक है, शादी हो गई थी, तो इस वजह से जो है ये इनके दुश्मन बन गए। ठीक है, कारण जो भी रहा, लेकिन भंगाड़ी का युद्ध हुआ जो कि गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ और 10 पहाड़ी राजाओं के मध्य हुआ। 10 पहाड़ी राजा और गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ। ठीक है, और इस युद्ध का अंत ये हुआ कि इस युद्ध में अगर फतेहपति शाह के कुछ अभिलेखों को पढ़ा जाए तो पढ़ने में यही आएगा कि फतेहपति शाह जीते। अगर गुरु गोविंद सिंह के अभिलेखों को पढ़ा जाए तो उसमें ये ज्ञात होता है कि गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध को जीते। कारण जो भी है, निश्चित कुछ भी नहीं है, लेकिन कारण जो भी है अंततः इस युद्ध का जो अंत हुआ वो हुआ संधि से। ठीक है, इन दोनों के बीच संधि हुई और संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। किस युद्ध का? भंगाड़ी के युद्ध का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जो राजा था, राजा ने दक्षिण दिशा का अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, दक्षिण दिशा का अभियान जो था वो राजा ने शुरू कर दिया। किसने? फतेहपति शाह ने। ठीक है, और इसने ऐसा अब तक का कोई भी राजा नहीं था गढ़वाल का जिसने कि उत्तर प्रदेश की सीमा को जीता हो। दोस्तों ये पहला ऐसा राजा था जिसने कि सहारनपुर, जो हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार पूरे उत्तराखंड, पूरा मतलब गढ़वाल लगभग जीत लिया था। पूरा उधर की पूरी सारी सीमाओं के हर एक क्षेत्र को लगभग उसने जीत लिया था। लेकिन जीतते जीतते उत्तर प्रदेश की सीमा तक वो पहुंच गया था दोस्तों। और इसने सहारनपुर, जो एक उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है हरिद्वार के पास में, वहाँ पर इसने आक्रमण कर दिया और वहाँ इसने ये सहारनपुर भी जीत लिया। ठीक है, सहारनपुर के पास एक जगह है, वहाँ पर उसने सहारनपुर के पास उसने एक नगर बसाया जिसका नाम उसने रखा फतेहपुर। ठीक है, तो फतेहपुर नाम का नगर जो है फतेहपति शाह ने बसाया। और उस समय दोस्तों वहाँ पे सैयद अली शाही सेना का अध्यक्ष था। ठीक है, क्योंकि जो
उत्तर प्रदेश में उस समय जो वहाँ का राज्य संभाल रहा था वो कौन संभाल रहा था? सैयद अली जो था वो वहाँ का शाही सेना का अध्यक्ष था, जो कि वहाँ का देख रेख कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और इसने सहारनपुर भी जीत लिया। तो देखा जाए तो इसने अपने गढ़वाल क्षेत्र को, इतना छोटा क्षेत्र था, इसने इधर अपना इतना ये बढ़ा लिया, इतना इधर इसने ये बढ़ा लिया। ठीक है, इस तरह से अपना शासन का विस्तार ये करता रहा दोस्तों। इस धीरे धीरे हम देखा जाए तो इसने अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसने इसकी इधर से सेना, इसने वहाँ से ये बैरागढ़ का जो क्षेत्र था वो इसने वापस ले लिया, और यहाँ से इसने क्या करा कि सहारनपुर को भी इसने बढ़ा लिया। और दोस्तों इसने दापा के राजा पर आक्रमण किया। ठीक है, और दापा के राजा को भी हराया और उसके भी कुछ क्षेत्र को जीत लिया, और वो भी इसका बढ़ गया। ठीक है, तो देखा जाए गढ़वाल को इसने चारों दिशाओं में अपना राज्य विस्तार कर लिया, और काफ़ी इसके समय पर काफ़ी राज्य विस्तार भी हुआ। ठीक है दोस्तों उसके बाद अब क्या था कि यहाँ से तो ये जीत रहा था लगातार, और लगातार अपने राज्य विस्तार कर रहा था, लेकिन इतनी शक्तिशाली शक्तियाँ जो है इसके समय पर वहाँ बैठी हुई थी कुमाऊँ में, उद्योग चंद, ज्ञान चंद, ठीक है, इत्यादि बैठे हुए थे वहाँ पर। तो वो कैसे शांत रहते? 1678 में, 1679 में 2 बार आक्रमण किया उद्योग चंद ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ज्ञानचंद ने आक्रमण किया 1698 में। और प्रधानगढ़ एक जगह है जो कि हमने ज्ञानचंद के समय पढ़ी थी कि प्रधानगढ़ एक जगह है, वहाँ से जो है नंदा देवी की मूर्ति ज्ञानचंद चुरा कर ले गया था। ठीक है, और जाकर उसने अपने कुमाऊँ में उसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 1699 में लूट खसोट गई, चंद राजाओं ने आए, फिर उसके बाद 1700 में आए, फिर ऐसे करके 12 साल तक लगातार चंद राजाओं ने गढ़वाल पर अटैक किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया, और बार बार कुछ ना कुछ लूट खसूट करते रहे और कुछ ना कुछ राज सीमा का क्षेत्र जीतते रहे। ठीक है, और इस तरह से इनका युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा, इनका संघर्ष 12 वर्षों तक चलता रहा। 1710 में जाकर इनका संघर्ष शांत हुआ। ठीक है दोस्तों, किनका? चंदों का। इस संघर्ष में ही दोस्तों चांदपुर गढ़ और बधानगढ़, ठीक है, जैसे जो एरिया हैं, इन एरियाओं को भी, इन क्षेत्रों को भी कुमाऊँ के राजाओं ने अपने कुमाऊँ में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब तक का कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ था कुमाऊँ का जिसने कि राजधानी श्रीनगर को जीता हो। लेकिन दोस्तों 1709 में जगत चंद के द्वारा राजधानी जो थी जीत ली गई। इन्होंने आक्रमण किया और श्रीनगर राजधानी जीत ली गई। ठीक है दोस्तों, श्रीनगर राजधानी जो थी वो जीत ली किसने? जगत चंद ने। ठीक है, चंद राजा ने। अब ये तो चिंता का विषय था ही कि किसी राजा की राजधानी को अगर कोई जीत ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय होता है। दोस्तों एक बार ऐसा कुमाऊँ में भी हुआ है, हमने कुमाऊँ में भी पढ़ा है कि कुमाऊँ में जो अल्मोड़ा राजधानी थी, अल्मोड़ा राजधानी को किसी पवार शासक ने जीता था। और वो पवार शासक कौन था? वो पवार शासक था प्रद्युम्न शाह का पिता ललित शाह। ठीक है, ललित शाह ने जो है अल्मोड़ा राज्य को जीता था। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा राजधानी को जीता था। और यहाँ पर जो है चंद शासक जगत चंद ने श्रीनगर राजधानी को जीता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब श्रीनगर को वापस लेना था। अब यहाँ पर जो है एंट्री होती है पुनिया नैथानी की, जो कि प्रधान सेनापति था किसका? फतेहपति शाह का। ठीक है, प्रधान सेनापति, ठीक है, प्रधान सेनापति था किसका? पुनिया नैथानी। ठीक है, पुनिया नैथानी जो था प्रधान सेनापति था फतेहपति शाह का, जिसे कि हम गढ़वाल का चाणक्य बोल सकते हैं दोस्तों, और हम जिसे कि गढ़वाल का चाणक्य भी बोल सकते हैं और गढ़वाल का फर निवास भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा
कुमाऊँ का जो चाणक्य है वो है हरकदेव जोशी या हर्षदेव जोशी, और ये जो गढ़वाल का चाणक्य है वो है पुरिया नैथानी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक बार जब औरंगजेब ने 1679 की बात है, ठीक है दोस्तों, लगभग 1679 की बात है कि औरंगजेब ने जजिया कर पूरे देश पर लगा दिया था, ठीक है। तो जजिया कर लगा दिया था। अब दोस्तों क्या होता कि जजिया कर जो है फतेह शाह पति को अपने राज्यकाल में नहीं करवाना था। तो फतेह शाह पति ने मोहरा बनाया पुरिया नैथानी को, और पुरिया नैथानी को मतलब भेज दिया औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब के दरबार में पुरिया नैथानी गया, और पुरिया नैथानी ने औरंगजेब से प्रार्थना करी कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारा जो राज्य है वो बहुत गरीब है, और हम लोग भैया जजिया कजिया कर नहीं दे पाएंगे, हमारा कर जो है माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो राजा ने कहा चलो सोचते हैं इस बारे में, अब रात हो गई है, रुक जाओ यहीं पे, आज तो हमारे मेहमान हो। शाम को खाना खाने के लिए जब थाली लाई गई तो सवेरे दोपहर में भी वही थाली में खाया था उस नैथानी ने, और शाम को भी वही थाली उसके सामने पेश कर दी गई। तो ऐसा माना जाता है कि नैथानी ने क्या करा, उस पर लात मार दी और कहा मैं एक थाली में एक बार खाता हूँ, मैं गढ़वाली राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये बात जो थी राजा के कानों तक पहुँची। राजा आए, राजा ने कहा क्यों, सवेरे तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सवेरे तो तू ये कह रहा था कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, हमें खाने को नहीं, हम भूखे मर रहे हैं, ये है वो है सो है, और अब तू इतनी बड़ी बड़ी बातें मार रहा है कि मैं एक बार जिस थाली में खाता हूँ दोबारा वो थाली में खाता नहीं, मैं फेंक देता हूँ, ठीक है, ये क्या है, तुम सब कर दोगे। फिर उसने कहा अरे राजा जी मेरी बात तो सुन लो, पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, बोलने का मौका दिया जाता है तुझे, बोल। तो उन्होंने कहा हम पहाड़ में एक मालू और तिमला का एक पत्ता होता है, तो पेड़ होता है, तो उसने कहा मैं हम मालू और तिमला के पेड़ के जो पत्ते हैं, हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो बर्तन तक नहीं खाना खाने के लिए, क्या करें, तो इसलिए हम पत्तों में खाना खाते हैं मालू और तिमला के, और एक बार खाते हैं दूसरी बार वो पत्ते फेंक देते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे कह रहा था। तो राजा ने कहा, उसने मतलब प्रभावित किया अपनी बातों से, तो फिर राजा प्रभावित हो गया औरंगजेब। फिर औरंगजेब ने जो है गढ़वाल को जजिया कर से मुक्त कर दिया। तो जजिया कर से मुक्त जो किया गया वो पुरिया नैथानी के कारण ही जो है किया गया, ठीक है दोस्तों एक बार की बात और, जब जगत चंद को प्रभावित करने के लिए भेजा गया, क्योंकि जगत चंद ने श्रीनगर को जीत लिया था, ठीक है। अब जगत चंद ने श्रीनगर को जीत लिया था भैया, राजधानी जीत ली थी गढ़वाल की, तो ये बहुत राजा के लिए तो बहुत ही सोचनीय विषय था। और राजा ऐसे कैसे शांत रह जाता जिसने कि चारों दिशाओं में अपना विस्तार करा हो, चारों दिशाओं में उसने सबको जीत लिया हो, ये उत्तर प्रदेश की सीमा को जीत लिया उसने, दापा को जीत लिया उसने, इधर सिरमौर को जीत लिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई कुमाऊँ का राजा उसकी श्रीनगर राजधानी को जीत ले तो वो कैसे शांत रह सकता था। तो उसने कहा कि अपनी कूटनीति से उसने पुरिया नैथानी को भेजा, ठीक है, और पुरिया नैथानी से कहा कि तुम अपनी राजनीति दिखाओ, कुछ अपना दिमाग चलाओ और हमारी जो श्रीनगर राजधानी है वो वापस लेकर आओ। तो जगत चंद जो थे, जगत चंद जो जाति से थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है, और ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे राजा लोग। तो दोस्तों जगत चंद जो गए, जगत चंद थे, जगत चंद के दरबार में जा पहुँचे पुरिया नैथानी, ठीक है, और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने का उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा बेटा तू किसी राज का तू तेरे माथे पर तेज है, बहुत तेज है, तेरा राज्य विस्तार बहुत आगे तक जाएगा, तू पूरे भारत का सम्राट बनेगा, तू पूरे भारत का शासन काल जो है उसकी बागडोर तू संभालेगा। बड़ी बड़ी बातें कह दी। पहले के राजा मूर्ख हुआ करते थे, बहुत जल्दी आ जाते थे बातों में, ठीक है। राजा ने कहा अरे कहाँ मैं जो छोटे से कुमाऊँ में इतने छोटे से बिल में बैठा पड़ा हूँ, कहाँ मैं इतने बड़े से मतलब पूरे देश का राजा बनूंगा। और वो आ गए बातों में। उन्होंने कहा अच्छा बताइए ब्राह्मण जी कैसे बनेंगे हम, मैं पूरे मतलब उसका राजा कैसे बनूंगा। तो उन्होंने कहा देख बेटा ऐसा है, तू ऐसा कर, तू किसी ब्राह्मण को जो है अपने राज्य में किसी ब्राह्मण को कोई तूने अगर उस समय कोई भी तूने राज्य जीता हो तो अपने जीता हुआ राज्य जो है वो किसी ब्राह्मण को दे दे। और उस समय जगत चंद ने सिर्फ श्रीनगर को ही जीता था, ठीक है। तो अब क्या करता,
तो जगत चंद ने मतलब उसने अपनी बातों से इतना प्रभावित किया और ऐसे प्रभावित किया कि ऐसा सुना जाता है कि जगत चंद ने अपना जो श्रीनगर जीता हुआ जो राज्य था, इतना युद्ध करे, इतने शक्तिशाली सेना से वो लड़ा, टकराया, इतने मतलब संघर्ष करे, और इतने संघर्ष करने के बाद उसने श्रीनगर को जीता था। तो उसने अपना जीता हुआ जो क्षेत्र श्रीनगर था, राजधानी श्रीनगर थी, उसने वो श्रीनगर दान में दे दी पुनिया नैथानी को। ठीक है, पुनिया नैथानी को दान में दे दिया श्रीनगर। और उसके बाद पुनिया नैथानी ने अपनी जो है चाणक्य नीति अपनाई, और उसके बाद उसने एक सेना तैयार करी, और सेना तैयार करने के बाद उसने कुमाऊं के काफ़ी इलाकों को जीत लिया, यहाँ तक कि बागेश्वर तक का इलाका उसने लगभग जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। तो ये थे पुनिया नैथानी, जो कि गढ़वाल के क्या माने जाते थे, गढ़वाल के चाणक्य माने जाते थे। ठीक है दोस्तों एक चीज़ और आ जाती है, कभी कभी प्रश्न बन जाता है दोस्तों। औरंगजेब जो थे, औरंगजेब को पत्र लिखा था, कुछ क्षेत्र देने के लिए पत्र लिखा था औरंगजेब ने फतेह शाह पति को। ठीक है, क्यों लिखा था? इनके जो औरंगजेब था, औरंगजेब के दरबार में गुरु राम राय था, वो आया था। ठीक है, गुरु राम राय आया था, और इसने मांग करी थी कि मुझे मतलब पंजाब का राजा नहीं बनाया, ये है वो है, बहुत सारी बातें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है, मैं तुझे, तू पंजाब का राजा नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं तुझे और क्षेत्रों में का किसी का राजा बनवा दूंगा। तो इसलिए औरंगजेब ने पत्र लिखा फतेह शाह पति को, और फतेह शाह पति से आग्रह किया कि अपना कोई क्षेत्र हो तुम्हारा तो उसका राजा इस छोटे मोटे क्षेत्र का गुरु राम राय को बना दो। तो इन्होंने क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, दस्तावेजों से ऐसा पता चलता है कि फतेह शाह पति और औरंगजेब के बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। ठीक है, जो कि मित्रता वाले संबंध थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने औरंगजेब के आग्रह पे 3 गांव वाला क्षेत्र था, देहरादून एरिया में पड़ता है, वो दे दिया था। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर एक खुड़बुड़ा गांव है। ठीक है, खुड़बुड़ा गांव है, खुड़बुड़ा गांव में जो है झंडा साहिब की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, काय की झंडा साहिब की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि 1675 में फतेह शाह पति के दरबार में गुरु राम राय आया था। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि गुरु राम राय फतेह शाह पति के दरबार में कब आया था, तो 1675 में आया था। ठीक है दोस्तों इनके शासनकाल को स्वर्ण युग का शासनकाल कहा जाता है। परमार वंश का जो स्वर्णिम युग है वो फतेहपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों साहित्य और चित्रकला की बात करी जाए तो साहित्य और चित्रकला का भी स्वर्णिम युग जो था वो फतेहपति शाह के समय पर ही था। दोस्तों जैसा कि हमने पृथ्वी शाह पति के बारे में पढ़ा था कि जब पृथ्वी शाह पति जो थे शरण लेने आए थे, पृथ्वी शाह पति के समय पे सुलेमान सिको जो शरण लेने आए थे, तो सुलेमान सिको अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ लगभग 21-22 लोगों का दल लेकर आए थे। उनमें से कई चित्रकार थे, कई कवि थे और कई एक जो थे साहित्यिक भी थे। ठीक है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इनके शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि भारत के राजा जो अकबर थे, अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। ऐसे ही फतेह शाह पति के शासनकाल में भी नवरत्न हुआ करते थे। दोस्तों इनके यहाँ पे चित्रकारी भी थी, संगीत भी था, इनके यहाँ पे चित्रकला भी थी, ठीक है, साहित्य भी था, सब कुछ था इनके यहाँ। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर प्रश्न बन जाता है कि चित्रकारी की शुरुआत पवार वंश में किस राजा के शासनकाल पर हुई, तो वो फतेहपति शाह के शासनकाल पर हुई। ठीक है दोस्तों, चित्रकारी की शुरुआत, ठीक है, चित्रकारी की शुरुआत जो है पवार शासकों में जो है फतेहपति शाह के शासनकाल से हुई। दोस्तों जो चित्रकार थे इनके यहाँ, वैसे तो चित्रकार बहुत से थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चित्रकार थे दोस्तों, चित्रकार एक थे मंगत राम। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मंगत राम, जो कि मौला राम जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उनके पिता हुआ करते थे मंगत राम। ये बहुत ही बड़े चित्रकार थे।
ठीक है। इनका माना जाता है कि पहला गढ़वाल के राजाओं का जो पहला चित्र बनाया था वो मंगत राम के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि गढ़वाल के पवार शासकों का सबसे पहला चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया, तो वो मंगत राम के द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों एक इनके यहाँ कवि हुआ करते थे, उस कवि का नाम था रामचंद कठियाल। ठीक है, रामचंद कठियाल। ठीक है, रामचंद कठियाल। तो दोस्तों ये जो रामचंद्र थे कवि, ये हुआ करते थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था दोस्तों फतेह शाह यशोवर्मन। ठीक है, क्या था? फतेह शाह यशोवर्मन। ठीक है, इस तरह इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। इसके अलावा एक पुस्तक थी जिसका नाम था व्रत कौमुदी। ठीक है, क्या नाम था? व्रत कौमुदी। और दोस्तों एक पुस्तक थी जिसका नाम था छंद सार। दोस्तों एक पुस्तक छंद सार सिंगल। और दोस्तों एक पुस्तक थी जिसका नाम था रस राज ग्रंथ। ठीक है, रस राज ग्रंथ। ये 3 पुस्तकें थी जिनका कवि का नाम था मती राम। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? मती राम, कवि मती राम। तो दोस्तों इन तीनों पुस्तकों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो पुस्तक थी कवि मती राम के द्वारा लिखी गई व्रत कौमुदी। ठीक है दोस्तों, क्या? व्रत कौमुदी। तो व्रत कौमुदी में फतेह शाह जो हैं, फतेह शाह की तुलना महान राजा शिवाजी के साथ की गई है। ठीक है दोस्तों, किसकी? फतेह शाह की तुलना, फतेह शाह की तुलना महान राजा जो थे शिवाजी, उनके साथ की गई है। तो प्रश्न बन जाता है कि फतेह शाह की तुलना शिवाजी के साथ किस पुस्तक में की गई है। ठीक है, या किस साहित्य में की गई है। तो दोस्तों मती राम की किस रचना में की गई है, तो वो है व्रत कौमुदी। ठीक है, या फिर प्रश्न बन जाएगा कि व्रत कौमुदी में जो है किस राजा की तुलना शिवाजी से की गई है। ठीक है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों दूसरी पुस्तक है छंद सार सिंगल। ठीक है, अब छंद सार सिंगल जो दोस्तों पुस्तक है मती राम के द्वारा ये भी पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में दोस्तों जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक फतेह शाह पति के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए समर्पित है? फतेह शाह पति के लिए समर्पित है। तो प्रश्न बन जाएगा कि फतेह शाह पति के लिए समर्पित पुस्तक कौन सी है, तो वो छंद सार सिंगल पुस्तक है। ठीक है दोस्तों एक पुस्तक और है रस राज ग्रंथ। ठीक है, अगर रस राज ग्रंथ की बात करी जाए दोस्तों, तो इससे ये पुस्तक जो है रस राज ग्रंथ, अगर ये रस राज ग्रंथ की बात करी जाए दोस्तों, तो ये पुस्तक जो है वो मंगत राम के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए समर्पित है? मंगत राम के लिए। ठीक है, जो कि चित्रकार हैं, उनके लिए समर्पित है कवि मती राम के द्वारा। तो कवि मती राम के द्वारा 3 पुस्तकें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, व्रत कौमुदी, छंद सार सिंगल, रस राज ग्रंथ। जो व्रत कौमुदी है उसमें फतेह शाह पति की तुलना शिवाजी के साथ की गई है। जो छंद सार है उसमें फतेह शाह पति के लिए वो पुस्तक समर्पित है, और जो रस राज ग्रंथ है वो मंगत राम के लिए पुस्तक जो है वो समर्पित है। दोस्तों एक पुस्तक और है फतेह शाह करण ग्रंथ। ठीक है, जो कि नीलकंठ जटाशंकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये भी कौन सी पुस्तक? फतेह शाह करण ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, और ये पुस्तक भी नीलकंठ जयशंकर
के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ये राजा जो था वो इसका जो राज्य विस्तार था, राज्य विस्तार भी की भी बात करी जाए तो राज्य विस्तार की बात पर भी ये राजा बहुत ही महान शासक रहा। और इस राजा के शासनकाल में चित्रकारी भी अच्छी खासी रही, कवि भी रहे, ठीक है, 9 रत्न रहे, ठीक है। तो माना जाए, देखा जाए तो ये बहुत महान शासकों के रूप में गिना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने कुछ टॉपिक बनाए हैं, हम उन टॉपिकों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों एक दृष्टि कुछ टॉपिकों पर डालते हैं। दोस्तों आइए एक दृष्टि डालते हैं, हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार करे हैं उन पर। दोस्तों कोशिश की गई है कि फतेहपति शाह के बारे में कुछ भी ना छोड़ा जाए, ठीक है। कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री इकट्ठी की जाए। कुछ टॉपिक तैयार करे हैं, कुछ मैंने सारांश के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आइए दोस्तों हम कुछ टॉपिकों पर भी हम दृष्टि डाल लेते हैं। दोस्तों राज्याभिषेक जो था इसका 9 वर्ष की आयु में हुआ और शासन की बागडोर जो थी महारानी कटौची कांगड़ा राजा की पुत्री थी उसके द्वारा की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके शासन काल के समय जो थी राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। और फिर क्या क्या हुआ था दोस्तों, इसके अलावा कटौची के संरक्षण काल में हरक सिंह कटौच थे। हरक सिंह कटौच के 5 पुत्र हुआ करते थे। दोस्तों इनके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में भी 5 पुत्रों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों, जिन्हें भाई कटौच के रूप में अपने अत्याचारों से कुप्रथी मिली थी। जनता के इस शोषण को कठैत गर्दी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से चंद काल में जब चंद काल चल रहा था तो चंद काल में 2 गुट हुआ करते थे, उनमें से एक गुट था उसके समय पर जब गुंडागर्दी चल रही थी, जिस तरह से जनता का शोषण हो रहा था उसके ही समान कठैत गर्दी यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर भी जनता का शोषण हो रहा था, यहाँ पर भी गुंडागर्दी चल रही थी, ठीक है दोस्तों। इसके शासनकाल में सूदी सूपा कर चुलकर थोपे गए थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ कर भी थे जो कि जनता के ऊपर थोपे गए थे। और इसके समय पुरिया नैथानी व भीम सिंह बर्तवाल ने विद्रोह शांत किया था, जैसा कि पुरिया नैथानी के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों 5 कठैतों तथा अजब शाही की हत्या की गई थी और इसके साथ ही जहाँ हत्या की गई थी वहाँ इनका स्मारक बना हुआ है आज भी। और यह स्थान पंच भैया खाल कहा जाता है दोस्तों। जहाँ पर 5 कठैतों की मृत्यु हुई वहाँ का जो स्थान है वो पंच भैया खाल कहा जाता है, जिसे 5 भाई कठैतों का स्मारक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ टॉपिक तैयार करे हैं मैंने और मैंने जो है एक सारांश के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मैंने इकट्ठी करी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिससे कि मैं अगली उत्साहवर्धन मिले और मैं अगली वीडियो और अच्छे से बना सकूं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।